ऑनलाइन क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं रूपा चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज दरियावद। आज हम संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे कि संघीय सरकार क्या है, भारत में संघीय व्यवस्था का कौन सा मॉडल अपनाया गया है और भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। राजनीति शास्त्रियों ने केंद्र व राज्य सरकारों के आपसी जो संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार को दो भागों में बांटा है और वो है एकात्मक सरकार व संघात्मक सरकार। यानी केंद्र और राज्य संबंधों के आधार पर भी सरकार का विभाजन किया गया है। जैसे कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर भी संसदात्मक व अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की है, उसी तरह केंद्र व राज्य संबंधों के आधार पर एकात्मक सरकार और विश्व के कुछ राज्यों में संघात्मक का मॉडल है। तो पहले थोड़ा सा हम एकात्मक सरकार के बारे में जान लेते हैं कि एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है। तो एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्तियां केवल एक केंद्रीय सरकार में निहित होती है। कानून निर्माण और नीति निर्धारण केवल केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है। जैसा कि संघात्मक की तरह वहाँ संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा नहीं होता और सारी शक्ति केवल केंद्र सरकार में होती है। ये जरूर है कि अपनी सुविधा के लिए राज्य सरकारें एक तरह नगर निगम की तरह होती है और उनके पास अपने संवैधानिक अधिकार नहीं होते, इसलिए केवल ऐसे अधिकार व शक्तियाँ होती है जिससे केंद्र सरकार स्थानीय शासन को सुचारू रूप से चलाए जाने हेतु प्रदान करती है। यानी अपनी सुविधा के लिए जो केंद्र सरकार है वो जो स्थानीय सरकारें हैं उन्हें शक्तियाँ सुपुर्द कर सकती है, लेकिन वो अपनी इच्छा हो तो उनकी शक्तियों में कटौती कर सकती है, बढ़ा भी सकती है। तो एक तरह से स्थानीय सरकारें केंद्र सरकार पे निर्भर होती है और शासन शक्ति जो है पूरी तरह केंद्र सरकार में निहित होती है। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि वर्तमान में जैसे कहाँ कहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था है, जैसे ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस, अमेरिका, जापान है, बेल्जियम है। तो यहाँ पर अभी एकात्मक शासन व्यवस्था है। अब जो हमारा टॉपिक है संघात्मक शासन व्यवस्था, उस पर हम बात करेंगे कि संघीय सरकार क्या है। तो संघीय सरकार वह है जिसमें शक्तियाँ संविधान द्वारा केंद्र सरकार व राज्य सरकारों में विभाजित होती है। यानी जहाँ हमने देखा एकात्मक शासन व्यवस्था में सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार में ही निहित होती है संविधान के द्वारा, वो अपनी सुविधा के लिए दे सकती है स्थानीय सरकारों को, लेकिन संघीय सरकार में ऐसा नहीं होता। संविधान के द्वारा ही शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, केंद्र को भी शक्तियाँ दी जाती है और राज्य सरकारों को भी दी जाती है। दोनों ही अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं, केंद्र और राज्य। केंद्र मीन्स केंद्र सरकार। संघीय मॉडल में राष्ट्रीय सरकार को संघ सरकार भी कहते हैं, केंद्र सरकार भी कहते हैं, केंद्रीय सरकार, और जो क्षेत्रीय सरकार है उनको राज्यों की सरकार या प्रांतीय सरकार के रूप में जाना जाता है। इसके एग्जाम्पल यानी भारत, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना आदि देशों में जो संघीय मॉडल को अपनाया गया है। तो अब हम ये जानेंगे है कि संघवाद के दो जो फेमस मॉडल है प्रसिद्ध, वो कौन कौन से हैं और भारत ने कौन से मॉडल को अपनाया गया है भारत के द्वारा। संघ शब्द का अंग्रेजी पर्याय फेडरेशन है, जो कि लैटिन के फोडस शब्द से बना है और उसका अर्थ होता है संधि या समझौता। तो संघवाद के दो मॉडल है, एक यूएसए का मॉडल है और दूसरा है कनाडा का मॉडल। देखो यूएसए का मॉडल क्या है, यूएसए मतलब वहाँ पर फेडरल शब्द का इस्तेमाल किया गया है और जो कनाडा के मॉडल के लिए यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिंदी में दोनों का संघीय ही मतलब अर्थ होता है, संघीय होता है, फेडरल भी और यूनियन भी। तो दोनों का मतलब दोनों एक तरह से संघीय शासन से ही रिलेटेड है, लेकिन दोनों के भाव अलग अलग है।
तो हम देखते हैं क्या इन दोनों के भाव क्या है और अमेरिका का मॉडल क्या है। तो अमेरिका में स्वतंत्र राज्यों में आपसी समझौते के द्वारा एक संघीय शासन का निर्माण किया गया। यानी जो यूएसए मॉडल था उसमें ये था कि वहाँ यूएसए भी पहले ब्रिटेन का क्या था, ब्रिटेन की कॉलोनी थी, यानी उपनिवेश था, यानी गुलाम था। तो जब वहाँ 13 राज्य थे और वो जब आज़ाद हुए तो अलग अलग थे 13 राज्य, सभी राज्य स्वतंत्र थे, पर उन 13 राज्यों ने मिलकर के एक संघ का निर्माण किया। और वो क्यों किया? क्योंकि बाहरी आक्रमण से रक्षा के लिए। तो पहले तो परिसंघ का निर्माण किया था, लेकिन बाद में फिर उन्होंने संघ का निर्माण किया गया। तो अमेरिकी संघ राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम है, यानी राज्यों ने आपस में मिलकर के एक संघ बनाया और अमेरिकी संघवाद में स्वतंत्र राज्यों द्वारा एक समझौते के तहत संघ का निर्माण किया जाता है। इस प्रतिरूप में राज्य अपने पास अधिक शक्तियां और अधिकार रखते हैं, यानी राज्यों के पास ज़्यादा शक्तियां होती है और संघ को सुरक्षा तथा संचार जैसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। इसमें संघ न तो राज्यों का विनाश कर सकता है और न ही राज्यों का निर्माण कर सकता है। इसलिए अमेरिकी संघ को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है और यह विश्व की सबसे प्राचीन संघीय शासन प्रणाली है अमेरिका की। दूसरा मॉडल था कनाडा का मॉडल। यहाँ यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो वहाँ तो एक तरह से राज्य आपस में, जो छोटे छोटे अलग अलग राज्य थे स्वतंत्र, उन्होंने आपस में मिलकर के एक संघ बनाया सुरक्षा के लिए, क्योंकि छोटे होते तो उन पे आक्रमण का ज़्यादा डर रहता, बाहरी आक्रमण का। लेकिन यहाँ बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पर एक संघ था बड़ा और उसने अपनी सुविधा के लिए छोटे छोटे क्या प्रांत बनाए, राज्य बनाए। तो कनाडा में जो संघीय शासन का निर्माण राज्यों के जो आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि एक केंद्रीय शासन के द्वारा विभिन्न इकाइयों का निर्माण किया गया है। इसीलिए कनाडाई संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। इस व्यवस्था में राज्य कम शक्तिशाली होते हैं। इसमें राज्यों का निर्माण संघ द्वारा प्रशासनिक कार्य, कुशलता और आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर किया जाता है। संविधान के द्वारा लिखित रूप में शक्तियों को केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित किया जाता है और इस व्यवस्था में केंद्र द्वारा राज्यों को समाप्त भी किया जा सकता है, यानी एक राज्य को दूसरे राज्य में मिलाया जा सकता है, नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जो यह मॉडल है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, क्योंकि राज्यों का तो संघ के द्वारा क्या किया जा सकता है कि नए राज्य बना सकते हैं, राज्यों को खत्म भी कर सकते हैं, इसलिए विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है और भारत ने इसी मॉडल को अपनाया है। भारतीय संघ का स्वरूप कनाडा की संघीय व्यवस्था से मिलता जुलता है। भारत में राज्यों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? संघ द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार किया गया। जैसा कि हम देखते हैं जब से देश आज़ाद हुआ 14 राज्य थे, बढ़ते गए, इस तरह मतलब संघ के द्वारा राज्यों का निर्माण किया जाता रहा। अब आगे है कि भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था के निम्नांकित तत्व पाए जाते हैं, यानी भारतीय जो संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या है, किस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो द्विस्तरीय सरकारों की स्थापना, यानी भारत में केंद्र की सरकार है और एक राज्य की सरकार है, दोनों अपने अपने क्षेत्र में क्या है, स्वतंत्र है। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ पर केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, तो उसके बारे में अलग से हम चर्चा करेंगे। दूसरा, शक्तियों का विभाजन, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में हमने देखा कि 3 सूचियों का निर्माण किया गया है, शक्तियों का विभाजन किया गया उसके द्वारा। मतलब पहला है यूनियन लिस्ट, यानी संघीय सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार है संघ सरकार को। इसमें 99 विषयों का उल्लेख किया गया है और जो भी महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ रक्षा, सशस्त्र सेनाएं, परमाणु ऊर्जा, विदेश संबंध, जहाज, रेलवे, नागरिकता, युद्ध, शांति, वायु यातायात, तो इस तरह संचार, बैंकिंग व्यवस्था इत्यादि विषय इसमें सम्मिलित किए गए हैं। फिर दूसरी स्टेट लिस्ट, यानी राज्य सूची। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। स्थानीय महत्व के विषय इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसमें वर्तमान में 61 विषय सम्मिलित है, जैसे कानून व्यवस्था, पुलिस है या
कारागार है, सिंचाई है, जल है, कृषि है, स्वच्छता है, इस तरह पशुपालन है। फिर है कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को ही है, केंद्र को भी है और राज्य सरकारों को भी है। लेकिन यदि कोई ऐसा विषय है जिस पर दोनों ही कानून बनाए और दोनों के बीच में टकराव हो जाए तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा। फिर है अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषयों से तात्पर्य है कि जो मतलब वो विषय हैं जो मतलब जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है, जो बच गए हो, शेष रह गए हो, तो इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। फिर है इसी तरह संविधान, तीसरी जो विशेषता है भारतीय संघीय शासन व्यवस्था की, वो है संविधान की सर्वोच्चता। यानी भारत में संविधान को सर्वोच्च बनाया गया है, ना कार्यपालिका, ना व्यवस्थापिका, ना ही न्यायपालिका। संविधान के द्वारा ही सरकार के अंगों के बीच में शक्ति का बंटवारा किया गया है। तीनों अंग संविधान के दायरे में रह करके ही काम करेंगे। चाहे न्यायपालिका का काम संविधान की रक्षा करना हो, लेकिन वो भी संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही रक्षा करेगी। इसलिए भारत में कोई भी अंग सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, भारत में एक स्वतंत्र व निष्पक्ष जो न्यायपालिका की स्थापना की गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट का काम ये भी है कि संघात्मक शासन व्यवस्था की रक्षा करना। द्विसदनीय विधायिका है, यानी जो केंद्र में दो सदनीय व्यवस्थापिका की व्यवस्था की गई है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इन विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में संघात्मक शासन की सारी विशेषताओं को अपनाया गया है। अतः भारतीय शासन की प्रकृति संघात्मक है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय संविधान में कुछ एकात्मक लक्षण भी विद्यमान है, और यानी जो कि केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि भारत में एकात्मक की ओर झुकी हुई संघीय शासन व्यवस्था है। तो इस पर नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वो कौन से लक्षण है एकात्मक शासन व्यवस्था के जो भारतीय संघीय व्यवस्था को केंद्र की ओर यानी केंद्र की ओर लेके जाते हैं, झुकी हुई केंद्र की ओर संघीय व्यवस्था की ओर लेकर जाते हैं। थैंक यू सो मच।